हमारा आज का टॉपिक है जी ईमेल एटिकेट्स। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ कॉमन एक्सप्रेशंस एक्सप्लोर किए थे जिससे हम अपनी ईमेलिंग को मज़ीद रिफ़ाइन कर सकते हैं। आज हम कुछ इस तरह की फॉर्मेलिटीज़ को डिस्कस करेंगे जिनका ध्यान रखना फॉर्मल इन्वायरमेंट्स में बहुत ज़रूरी होता है। लेक्चर के स्टार्ट में मैं आपको कुछ सेटिंग्स दिखाऊंगा, आपने साथ साथ इन स्टेप्स को फॉलो करने हैं ताकि आपको बाकी के लेक्चर की अच्छी तरह से समझ आ सके कि हमें इन सेटिंग्स का क्या फ़ायदा है। बच्चों, आप अपना स्टूडेंट ईमेल आईडी खोलेंगे सबसे पहले। उसके बाद सेटिंग्स का बटन दबाएंगे टॉप राइट कॉर्नर में। आपके सामने सी ऑल सेटिंग्स की ऑप्शन आएगी, उसको क्लिक करेंगे। इसमें जनरल टैब में सबसे पहले आपके सामने अनडू सेंड की ऑप्शन आएगी, ये वाली। इसको आपने 30 सेकेंड्स के ऊपर सेट कर लेना है। उसके बाद अगली ऑप्शन है जी डिफ़ॉल्ट रिप्लाई बिहेवियर, इसको खाली रिप्लाई पे सेट कर दें। स्क्रॉल डाउन करें। अब आपके सामने सिग्नेचर्स की ऑप्शन आएगी, क्रिएट न्यू सिग्नेचर्स पे क्लिक करें। यहाँ पे कोई भी टाइटल दे दें, लेट से हम लोग कहते हैं स्टूडेंट सिग्नेचर्स। क्रिएट प्रेस करें, नेम लिखें, रोल नंबर लिखें अपना, उसके बाद प्रोग्राम लिखें। ये आपके सिग्नेचर्स हैं। ज़्यादा बेहतर ये होगा कि साथ इसके अंदर क्लोजिंग भी मेंशन कर लें, रिगार्ड्स भी लिख लें ताकि रिपीट ना करना पड़े। नीचे सेटिंग्स में यही वाले जो सिग्नेचर्स हैं इनको सेलेक्ट कर लें। स्क्रॉल डाउन करें, यहाँ पे सेव चेंजेस की ऑप्शन होगी, इसको याद से ज़रूर क्लिक कर लेना है। अब जब आप ईमेल लिखेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपकी क्लोजिंग और आपके जो सिग्नेचर्स हैं ये यहाँ पे मेंशन्ड है। आप सिर्फ यहाँ पे सैल्यूटेशन दे के अपनी ईमेल लिखना शुरू कर दें। अब मूव करते हैं जी स्लाइड्स की तरफ। स्लाइड नंबर 2, पॉइंट नंबर 1, प्रूफ रीड बिफोर सेंडिंग इट। बच्चों, ईमेल्स का एक ख़ास स्ट्रेस होता है जब आप किसी भी फॉर्मल ईमेल का रिप्लाई लिख रहे होते हैं स्पेशली। कई दफ़ा आप झिलाहट में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मिस कर जाते हैं। आपके एरर्स ना सिर्फ ग्रामेटिकल नेचर के होते हैं बल्कि कंटेंट के हवाले से भी कई दफ़ा मेजर ब्लंडर्स कर जाते हो। इस तरह की सूरत हाल में अपने सबसे पहले तो ईमेल लिखने के बाद, कंप्लीट ईमेल लिखने के बाद उसको अच्छी तरह से प्रूफ रीड कर लेना है। इस हवाले से हम लोग ग्रामरली एडवाइस करते हैं। लेट सपोज आप कोई टेक्स्ट लिखते हो और उसमें ग्रामेटिकल इश्यूज़ हैं तो ये वाला सॉफ्टवेयर उसको ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई कर लेता है। जब आप कर्सर उन एरर्स के ऊपर लेके जाते हैं तो ये आपको रिप्लेसमेंट्स जो हैं उसकी खुद से सजेस्ट कर देता है। सेकेंडली इश्यूज़ होते हैं बच्चों कंटेंट के हवाले से। हो सकता है कि आप कोई बहुत इंपॉर्टेंट अटैचमेंट साथ ऐड करना भूल गए हो सकता है कि आप उसके अंदर कोई इंपॉर्टेंट डेट या टाइम या कोई इस तरह की इंफॉर्मेशन देना भूल गए हो। ऐसी सूरत हाल में हमें ये अनडू ऑप्शन जो हमने सेलेक्ट की थी सेटिंग्स में वो बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। यही हमारा पॉइंट नंबर 2 है, ऐड रेसिपिएंट्स आफ्टर कंप्लीटिंग एंड प्रूफ रीडिंग योर ईमेल एंड यूज़ द अनडू ऑप्शन इन जीमेल टू अवॉइड एनी पॉसिबल एरर्स एट द फाइनल मोमेंट। आप ईमेल लिखने के बाद उसे प्रूफ रीड करते हैं अच्छे तरीके से और जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड आप एंड में अपना जो रेसिपिएंट है उसको ऐड करते हैं इसमें। इसके बावजूद हो सकता है कि आप कोई बहुत इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट साथ इसके अटैच करना भूल जाएं या इसके अंदर कोई इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो देना बड़ा ज़रूरी थी इस ईमेल में वो आपने ना मेंशन की हो। ऐसी सिचुएशन में हमारे पास 30 सेकेंड्स होते हैं एक ईमेल को अनडू करने के लिए। आप देखेंगे कि एक अनडू की ऑप्शन सामने आती है, उसको क्लिक करेंगे और आपकी ईमेल जो है वो अनडन हो जाएगी। ऐसे अक्सर हो जाता है कि ईमेल भेजने के फ़ौरन बाद आपको याद आता है कि या तो आपने गलत रेसिपिएंट इसमें डाल दिए या फिर आपने बीच में जो इस काम के लिए ईमेल की थी वो तो वैसे ही मिस कर गए हैं उसकी राइटिंग वगैरह ठीक करते हुए। पॉइंट नंबर 3, अवॉइड रिप्लाई ऑल इन अ थ्रेड अनलेस योर ईमेल कंसर्न्स ऑल द रेसिपिएंट्स। हम फ़र्ज़ करते हैं कि हमें एक ईमेल आई है और उसमें एक इनविटेशन है एक वर्कशॉप के लिए, उसका डेट टाइम वगैरह दिया हुआ है और उसमें आपको पार्टिसिपेशन के लिए इनकरेज किया हुआ है। जब आप 2 पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने आता है कि खाली आप ही इसके रिसीवर नहीं हैं, एक से ज़्यादा लोगों को ये ईमेल मिली हुई है।
अब रिप्लाई ऑल की ऑप्शन आप इस सिचुएशन में यूज़ करेंगे जब आपका जो पॉइंट है, आपका जो रिप्लाई है, वो तमाम रिसिपिएंट्स को कंसर्न करता है। फॉर एग्जांपल, डियर सर, वी हैव अ क्लास ड्यूरिंग दिस टाइम स्लॉट, कुड यू प्लीज़ सेंड अस अ वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ दिस इवेंट, वी वुड बी रियली थैंकफुल टू यू। ये तमाम लोगों के साथ इसका कंसर्न है, जितने भी इसके रिसिपिएंट्स हैं। ऑन दी अदर हैंड, अगर आपका कोई अपना इशू है जिसका ताल्लुक बाकियों के साथ नहीं है, फॉर एग्जांपल हम वी को रिमूव करके आई यूज़ कर लेते हैं, यहाँ पे अस की जगह पे मी यूज़ कर लेते हैं, और यहाँ पे वंस अगेन हम आई यूज़ कर लेते हैं। डियर सर, आई हैव अ क्लास ड्यूरिंग दिस टाइम स्लॉट, कुड यू प्लीज़ सेंड मी अ वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ दिस इवेंट, आई वुड बी वेरी थैंकफुल टू यू। अब इसका ताल्लुक सिर्फ मेरे साथ है, इसमें और किसी का होने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें आप देखेंगे कि टू में सिर्फ आपका रेसिपिएंट है और सीसी में कोई नहीं है। बी वेरी श्योर कि जब आप किसी भी इस तरह की ईमेल का रिप्लाई करते हैं जिसमें एक से ज़्यादा रेसिपिएंट्स हों, तो आपने रिप्लाई ऑल की ऑप्शन सिर्फ तब यूज़ करनी है जब आपका रिप्लाई बाकी सबसे कंसर्न्ड हो। अदरवाइज़ उनको बिला वजह आपने अपनी डिस्कशन के अंदर नहीं लाना। ये जनरल जो रूल्स होते हैं एक ग्रुप डिस्कशन के, वही यहाँ पे भी अप्लाई होते हैं कि आप ग्रुप डिस्कशन में सिर्फ वो बात करते हो जो पूरे ग्रुप के ऊपर एप्लीकेबल हो। अदरवाइज़ आप सेपरेटली टाइम लेते हैं या आप सेपरेट अपनी ईमेल भेजते हैं, उसमें आप रिप्लाई ऑल की ऑप्शन यूज़ नहीं करते। पॉइंट नंबर 4 की एक्सप्लेनेशन मैं आपको लेक्चर की बिगनिंग में दे चुका हूँ, किस तरीके से आपने अपने स्टैंडर्ड सिग्नेचर्स सेट करने। पॉइंट नंबर 5, मेक योर सब्जेक्ट लाइन रेलेवेंट एंड डिस्क्रिप्टिव। बच्चों, डिस्क्रिप्टिव के अंदर वही चीज़ आ जाती है जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। एक्शन वर्ड्स, स्पेसिफिक एक्शन वर्ड्स होने चाहिए कि आप किस काम के लिए ईमेल कर रहे हैं, वेदर इट्स अ रिक्वेस्ट, एन इन्फॉर्मेशन, एन एप्लीकेशन। जो भी आपकी ईमेल का पर्पज़ है वो वहाँ पे क्लियर नज़र आ रहा होना चाहिए आपकी सब्जेक्ट लाइन में। पॉइंट नंबर 6, रिस्पॉन्ड प्रॉम्प्टली, द 24 आवर रूल। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। आपको अगर कोई ईमेल आती है या आप किसी को ईमेल करते हैं तो उसका रिस्पॉन्स जो है वो 24 आवर्स के अंदर अंदर होना चाहिए। कोशिश तो ये करें कि जैसे ही आपको ईमेल आती है उसका आप रिस्पॉन्स वहीं पे, एटलीस्ट अगर उसके अंदर खाली एक्नॉलेजमेंट वगैरह है तो आप उसको फ़ौरन से रिस्पॉन्ड कर दें। अगर उसको डिटेल में देखने की ज़रूरत है या उसका रिस्पॉन्स लिखने में आपको टाइम लगेगा तो आप उसको एटलीस्ट इस तरह की स्टेटमेंट ज़रूर लिख देते हैं, आई विल गेट बैक टू यू सून। इसके अलावा बच्चों, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वर्किंग आवर्स की, ये आप लोगों ने 1 मिनट के लिए ज़रा वीडियो को पॉज करना है और इसको गूगल आउट करना है कि पाकिस्तान में वर्किंग आवर्स कब से कब तक हैं। वर्किंग आवर्स के अंदर अंदर ईमेल करना रीज़नेबल होता है। आप किसी और टाइम पे ईमेल नहीं करते बल्कि उसको आप स्केड्यूल कर लेते हैं नेक्स्ट डेट के लिए। पॉइंट नंबर 7, प्लीज़ रिमेंबर दैट ईमेल्स हैव ट्रेल्स, दे मे बी फॉरवर्डेड, डू नॉट आर्ग्यू ओवर मिसअंडरस्टैंडिंग्स ऑन ईमेल, टॉक ओवर द फ़ोन इंस्टेड। बच्चों, फ़र्ज़ करें कि कोई ईमेल देख के कोई शदीद कॉन्फ्लिक्ट राइज़ होता है और आपको बहुत गुस्सा आता है। आप ईमेल पे लड़ाई नहीं करेंगे, इसकी बजाय आप जो भी मैटर है उसको वर्बली रिज़ॉल्व करेंगे ओवर द फ़ोन या मिल के। लेकिन ईमेल के ऊपर आपने सिर्फ फैक्चुअल चीज़ें लिखनी होती हैं, इसके अंदर आप आर्गूमेंट्स में और कॉन्फ्लिक्ट्स में नहीं पड़ते। बच्चों, एक बात होती है कही सुनी, उसकी ना तो इतनी लाइव होती है और ना ही इतनी क्रेडिबिलिटी होती है, और एक बात होती है लिखी पढ़ी, उसकी क्रेडिबिलिटी भी ज़्यादा होती है और उसकी लाइफ भी बहुत ज़्यादा होती है। लोग गुज़र जाते हैं लेकिन उनका लिखा हुआ जो काम है वो रिकॉर्ड पे रहता है। उनके जाने के बाद भी जो शख्स भी उनकी पोजीशन के ऊपर आता है उनके सामने वो तमाम रिकॉर्ड्स मौजूद होते हैं। आपने रिटन में कभी भी कोई इस तरह की कॉम्प्लिकेशन है वो नहीं लिखनी होती। पॉइंट नंबर 8, यूज़ फॉर्मली एक्सेप्टेबल एब्रीविएशंस ओनली। फॉर एग्जांपल FYI यानी फॉर योर इंफॉर्मेशन, PFA प्लीज़ फाइंड अटैच्ड, ASAP एज सून एज पॉसिबल। ऑल्दो हम लोग एडवाइस तो यही करते हैं कि एब्रीविएशंस वगैरह को अवॉइड ही किया जाए, सीधी बात लिखें, कंप्लीट वर्ड्स लिखें। लेकिन अगर आप एक दिन में अपने एक ही ऑफिस में 7 वाले टेबल के साथ आप कॉरेस्पॉन्ड कर रहे हैं और 50 दफ़ा आप ईमेल लिख रहे हैं तो ऐसी सिचुएशन में आप थोड़ी बहुत
एब्रीविएशंस का यूज़ कर लेते हैं, लेकिन ये एब्रीविएशंस होने आपके फॉर्मल चाहिए। पॉइंट नंबर 9, डू नॉट राइट योर एंटायर ईमेल इन द सब्जेक्ट। बच्चों, ये चीज़ मेरा ख्याल है अभी तक वैसे भी क्लियर हो चुकी होगी कि सब्जेक्ट लाइन इज़ मेंट फॉर समथिंग डिफरेंट एंड बॉडी ऑफ ईमेल इज़ मेंट फॉर समथिंग डिफरेंट। आप सब्जेक्ट में कंप्लीट ईमेल नहीं लिखते, उसके अंदर आप सिर्फ शॉर्ट प्रीव्यू लिखते हैं अपनी बाकी की ईमेल का। पॉइंट नंबर 10, मेक श्योर टू स्पेल द नेम्स करेक्टली। बच्चों, ये चीज़ नोट कीजिए कि नाम जो हैं उनको ये जो ग्रामर चेकिंग सॉफ्टवेयर्स हैं ये उस तरह से रिकग्नाइज़ कई दफ़ा नहीं करते, और कई दफ़ा ऐसे होता है कि नाम के स्पेलिंग्स के अंदर हम मिस्टेक कर जाते हैं। तो इस चीज़ के बारे में बहुत कॉन्शियस रहिएगा आपका जब इंटरेक्शन होता है डिफरेंट कल्चर्स के साथ और मुख्तलिफ़ किस्म के नामों के साथ। तो कई दफ़ा ऐसे होता है कि आप उनको ठीक तरह से स्पेल नहीं करते और उससे कोई पॉजिटिव इम्प्रेशन नहीं पड़ता। मेक श्योर दैट यू स्पेल द नेम्स करेक्टली। स्लाइड नंबर 3, अंडरस्टैंडिंग द यूज़ ऑफ इनडायरेक्ट लैंग्वेज एंड हेजिंग। बच्चों, पॉज द वीडियो फॉर अ मोमेंट एंड रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो। ये देखें कि इनमें से कौन से ऐसे सेंटेंसेस हैं जिसमें आपको लगता है कि ज़्यादा पोलाइट और रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज यूज़ हुई हुई है। ये जो सेंटेंसेस इसमें रेड कलर में दिए हुए हैं ये थोड़े से डायरेक्ट लग रहे हैं, जबकि जो सेंटेंसेस ग्रीन में दिए हुए हैं ये इनडायरेक्ट लग रहे हैं। बच्चों, एक तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच आपने पढ़ी थी इंग्लिश 1 में, जिसमें आप कोटेशन मार्क्स और कोटेशन मार्क्स के बगैर लिखना सीखते हैं। ये जो इनडायरेक्ट लैंग्वेज है ये थोड़ी सी डिफरेंट इस तरीके से है कि इसमें आप लैंग्वेज को थोड़ा सॉफ्ट करते हैं। हेजिंग का लिटरली मतलब होता है जो प्लांटेशन की टहनियाँ वगैरह बाहर निकली होती हैं उनको जो बराबर किया जाता है, उसको जो स्मूथ किया जाता है, उसको हेजिंग कहते हैं। हमारे कॉन्टेक्स्ट में हेजिंग लैंग्वेज के जो कॉर्नर्स और उसकी जो शार्प एजेस हैं उनको स्मूथ करने के प्रोसेस को कहते हैं। हम कोई भी तल्ख वर्ड्स फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में यूज़ नहीं करते। जैसे हमने डिस्कस किया था कि रिस्पेक्ट और पोलाइटनेस का प्रिंसिपल इसमें अपहोल्ड करना होता है। अब जो डायरेक्ट सेंटेंसेस हैं उनको अगर आप ऑब्जर्व करें, फॉर एग्जांपल सेंड द रिपोर्ट बाय 5 PM। अब ये एक ऑर्डर लग रहा है, डेक्लरेटिव स्टेटमेंट लग रही है जिसके अंदर आपके पास डिसएग्री करने का या इससे इनकार करने का बिल्कुल कोई मार्जिन नहीं है। ऑन दी अदर हैंड अगर आप इससे नीचे वाला सेंटेंस पढ़ें, वुड इट बी पॉसिबल फॉर यू टू सेंड द रिपोर्ट बाय 5 PM, इसमें आप थोड़ा सा एक रिस्पेक्टेबल मार्जिन देते हो सुनने वाले को। हो सकता है कि वो किसी मजबूरी की वजह से वो काम ना कर पाए। इवन इस सिचुएशन में भी रिस्पेक्ट का एलिमेंट बरकरार रहता है। सिमिलरली, आई कैन नॉट सेंड द इंफॉर्मेशन सो सून। अब वो भी अगर वैसा ही हो, इसका जो लिसनर है, और वो भी अगर आगे से इसी तरह का जवाब दे दे तो वो मुनासिब नहीं है। पहला कह रहा है कि ये काम करो, दूसरा कह रहा है नहीं करता। इस तरीके से एकेडमिक एनवायरनमेंट में और फॉर्मल एनवायरनमेंट में नहीं चला जाता। इसकी जगह पे अगर आप इसका इनडायरेक्ट देखें, आई एम अफ्रेड इट विल टेक सम टाइम टू प्रोवाइड द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन। ही हैज़ स्टेड पॉजिटिव, इसने कहीं पे भी इनकार नहीं किया, इसने टाइम मज़ीद मांग लिया। थर्ड, इट्स अ बैड डिसीजन। इनडायरेक्ट में इसको अगर लिखेंगे, आई एम नॉट श्योर इफ़ इट वुड बी अ गुड डिसीजन। एक तो इसमें से बैड का वर्ड ही निकाल दिया, नेगेटिविटी बीच में से कैंसिल आउट होगी। और दूसरा ये कि इस वो जो डिक्लेरेशन थी कि जी ये ऐसे ही है, वो वाली चीज़ इसने कैंसिल कर दी है। बेसिकली इनडायरेक्ट लैंग्वेज होती है कि आप किसी को हुक्म नहीं करते, आप एक रिस्पेक्टेबल तरीके से उनसे रिक्वेस्ट करते हैं या आपका जो भी स्टेटमेंट है उसको आप एक हम्बल तरीके से फॉरवर्ड करते हैं। ये वर्ड्स की इस काट छांट को बेसिकली हम हेजिंग कहते हैं। ये वाला कॉन्सेप्ट आप एडवांस्ड क्लासेस में डिटेल में पढ़ेंगे और इसके मुख्तलिफ पैरामीटर्स आप वहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे। फ़िलहाल सिर्फ एक प्रिंसिपल अपने माइंड में रख लें कि जब आपने एक फॉर्मल ईमेल करनी है तो उसमें पोलाइटनेस आपने किस तरीके से लेके आनी है। इंस्टेड ऑफ सेइंग समथिंग वेरी डायरेक्टली टू समबडी, आप उसको थोड़ा सा इनडायरेक्ट तरीके से कह लेते हैं और उसमें एक एलिमेंट ऑफ रिस्पेक्ट ले आते हैं। दैट्स इट जी, हमारा ये वाला टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप आपने इससे कुछ नया सीखा होगा एंड आई रियली होप कि आप लोग इन स्किल्स को अपनी ईमेल राइटिंग में प्रैक्टिकली यूज़ करेंगे।
अगर आपको किसी किस्म की कोई डिफ़िकल्टी या क्वेश्चंस हों, प्लीज़ डू लेट मी नो। थैंक यू वेरी मच।